मित्रों, सबसे पहले मैं साई चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी नितिन बघेरिया जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कोरोना की वजह से व लॉकडाउन की वजह से जो समाज के विभिन्न तबकों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में सोचते हैं और उस पर विचार लोगों के उन तक पहुँचाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम से निपटने में उनको आसानी हो सके। इसी संदर्भ में उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया कि एसएमई सेक्टर्स को जो समस्याएं आने वाली है उसके बारे में कुछ विचार देने के लिए कहा। मैं सीए नटवर सारडा, अध्यक्ष कर सलाहकार संघ, आपको एसएमई सेक्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एसएमई सेक्टर्स के बारे में कुछ बताने के पहले मैं कुछ डाटा आपको देना चाहता हूँ। एसएमई सेक्टर्स का जो योगदान है वो भारत की जीडीपी में 30% है। एसएमई सेक्टर्स 6 करोड़ से ज़्यादा यूनिट ऐसी है जो एसएमई सेक्टर्स में है। वह करीब 11 से 12 करोड़ लोगों को एसएमई सेक्टर्स ने रोजगार दे रखा है। तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो एसएमई सेक्टर्स ने भारत के आधे से ज़्यादा लोगों पे अपना प्रभाव डाल रखा है। तो एसएमई सेक्टर्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जैसा कि सभी जानते हैं कि एसएमई सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एसएमई सेक्टर्स के प्रभाव व उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों को मैं 6 भागों में बांटता हूँ। पहला है फाइनेंस। फाइनेंस किसी भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। फाइनेंस के लिए मित्रों, यदि हम उम्मीद करें कि सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट हमें करे तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब कोरोना का इफेक्ट सब जगह आ रहा है तो सरकार भी इससे अछूती नहीं है। और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी रेवेन्यू बहुत गिरी है। 10% तक रेवेन्यू इनकी आ चुकी है। तो जब इनके पास पैसा ही बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो ये कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कर पाएगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि एसएमई सेक्टर्स को किस तरह से बेनिफिट दें। तो गवर्नमेंट के प्रयासों के अलावा मेरा मानना है कि इस विकट परिस्थिति में हमें अपने भी प्रयास करने चाहिए। अपने प्रयासों में मैं सभी से ये सलाह देना चाहूँगा जो एसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो कृपया ये मेरा खुद का निजी मत है, इसे आप सोचें, विचारें और उचित लगे तो ज़रूर अपनाएं कि आपकी वर्किंग कैपिटल जो व्यवसाय में लगी हुई है उसको रिव्यू करें कि कहीं ऐसे आइटम्स जिनका वर्किंग कैपिटल जो लगी हुई है वो ज़रूरत नहीं है, तो जो ज़रूरत के आइटम्स नहीं है उन्हें डिस्पोजल करें। तो अपनी वर्किंग कैपिटल को फ्री करके कोशिश करें कि अपनी वर्किंग कैपिटल जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखें, ज़्यादा नहीं रखें। एक मेरा विचार है कि आप कैश सेल करना सीखें। आप अपना एक निश्चित मार्जिन रखें और भले ही आपकी सेल इस पीरियड में कम होती हो, लेकिन आप नगद बिक्री पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी नहीं अटकेगी और आपका व्यवसाय भी सुदृढ़ तरीके से चलेगा। बैंक फाइनेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि सरकार बैंकों को कुछ और लिबरल करेगी। तो बैंक फाइनेंस जहाँ ज़रूरत हो वहाँ निश्चित रूप से आपको लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बैंकों में नई स्कीमें भी आएगी जिसका सारा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कभी भी नगद नहीं देती है। गवर्नमेंट स्कीमों के थ्रू, टैक्स रिडक्शन के थ्रू या और किसी भी इंसेंटिव स्कीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देने की कोशिश करती है। उसका अपडेशन आप रखें और जैसे ही गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो आपको जो सूट करती है उसे अपनाएं और इस तरह से अपने फाइनेंशियली व्यवस्था को सुदृढ़ करें। दूसरा, मैन पावर एक बहुत बड़ा इशू है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये बात बिल्कुल सही है कि बेरोजगारी दर बढ़ेगी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग अभी अपने घरों में चले गए हैं। भारत की अधिकांश जनता गांव में रहती है और वर्कर्स गांव में मूव कर चुके हैं और मेरे को नहीं लगता कि 1 साल पहले वो वापस आएंगे। ऐसी स्थिति में फैक्ट्रियों के लिए मैन पावर एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो बाहर चली गई है वो वापस आएगी नहीं है। आपके पास में यदि लोकली मैन पावर अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो निश्चित रूप से इस ओर भी आपको कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि एक वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट एक आया है, इसको खाली इसी संदर्भ में नहीं देखें कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब खाली कंप्यूटर पर बैठ के आपने काम कर लिया और अपना काम आगे भेज दिया। वर्क फ्रॉम होम फैक्ट्रियों में भी हो सकता है। अपने छोटे छोटे वर्क जिसको जॉब पे आप किसी को दे सकते हो, दूसरे को या मजदूरों को घर पे दे सकते हो, तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम दें। उसको घर से वो करके देंगे आपको, तो वो सिक्योर भी रहेंगे और आपका काम भी निकलेगा।
इसके अलावा महिलाओं को आपको यूज करना पड़ेगा। वर्क फोर्स की बहुत कमी रहेगी इस दिनों में, तो महिला फोर्स को भी इस ओर लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो आपके पास में वर्कर है उनको ओवरटाइम करें, ओवरटाइम करवा करके अपना कार्य को संपूर्ण कराएं। तो इस तरह से मैन पावर की प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हैं। तीसरी, प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन क्वालिटी। मित्रों, आप जानते हो कि लघु और मध्यम उद्योगों में हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है बनिस्पत की बड़े उद्योगों के, क्योंकि बड़े उद्योगों के पास में टेक्नोलॉजी भी है और उनके पास में बहुत बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी कॉस्ट आपसे कम आती है। आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी है, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हुए कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए कई तरीके जो आपको नए इजाज करने पड़ेंगे। मेरा मानना है कि हमें अब इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो मशीनरी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम क्यों नहीं कुछ लोग मिलकर के यूज करें। जैसे एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसको 10 इंडस्ट्रीज़ 15 इंडस्ट्रीज़ मिलकर के उसको टाइम स्लॉट में उसको यूज करें, तो एक ही पोस्ट में 10 जन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको जो हम SPV बोलते हैं, वो उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अब हमें पर्सनल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल अटेंशन के साथ में अब कॉस्ट एनालिसिस के डिफरेंट तरीके जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ने होंगे और कॉस्ट एनालिसिस करके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होगा। अब मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जो मार्केटिंग में भी, क्योंकि बिना मार्केटिंग के, बिना सेल के आपका व्यवसाय चलना मुश्किल है। तो मार्केटिंग के लिए आप ये प्रयास करें कि कम खर्चे पे अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी मार्केटिंग कैसे हो। मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल्स होता है क्वालिटी। यदि अभी क्वालिटी अच्छी है तो मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। तो क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वालिटी के अलावा भी हम लोग को अब नए तरीके इजहार करने पड़ेंगे। जैसे ऑनलाइन बिजनेस चालू हो चुका है, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, तो हमें भी ऑनलाइन बिजनेस में घुसना पड़ेगा। होम डिलीवरी का सिस्टम चालू करना पड़ेगा। इसके अलावा एसोसिएशंस को जॉइंट मार्केटिंग का फंडे भी यूज़ करना चाहिए, ताकि मार्केटिंग अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा इसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट बड़े सेक्टर्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो उन्हें प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, वो प्रोक्यूरमेंट यदि ऐसे भी सेक्टर्स उनको प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एक ऐसा नियम बनाए कि हम ये चीज़ें ऐसे भी सेक्टर से ही खरीदेंगे, जिससे कि ऐसे भी सेक्टर दुष्ट हो सके। इस तरह की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अब आपको भी बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी बनानी पड़ेगी और कंपनियों को भी बनानी पड़ेगी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत बड़ा इशू है। लॉकडाउन में हमने देखा कि हमारा जीवन आधे से भी कम खर्चे में और बहुत सुखी तरीके से जी सकते हैं। ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से फील किया है। यही तरीके हमें अब ऑफिसों में लगाने पड़ेंगे। हमें ऑफिस के खर्चे कम करने पड़ेंगे। नॉन इसेंशियल आइटम्स पे खर्च बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। लग्जरियस जो भी आइटम्स हैं उन पर खर्चा बंद करना पड़ेगा। तो एक एक आइटम जो हेड है हमारे खर्चों के, उन पर हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उनमें जो नॉन इसेंशियल है उन्हें बंद करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को बचाना अब बहुत ज़रूरी है। एक इशू टेक्नोलॉजी का आता है, तो टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। टेक्नोलॉजी का हर एंटरप्रेन्योर को ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्वालिटी मेंटेन करती है, टेक्नोलॉजी टाइम सेव करती है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाती है और टेक्नोलॉजी आपका प्रोडक्शन को अपग्रेड करती है। तो ये सब चीज़ें आज की बिजनेस की आवश्यकता है। तो आप टेक्नोलॉजी में भी अपडेट रहें। इन तरीकों को अपना करके निश्चित रूप से आप अपने व्यवसाय को इस महामारी में, इस कठिन पीरियड में बहुत स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। और ये 1-2 साल का जो कठिन पीरियड है, इसे बहुत तरीके से बहुत समझ करके निकालना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।